हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार महेंद्र आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शांतिपुर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर, और डिटेल डिस्कस हम लोग करेंगे कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस बना करके पढ़िए और आज हम लोग 5 नंबर आप क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए सभी लोगों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ, आज के सेशन को सभी लोगों को शेयर कर दिए, अधिक से अधिक लोग जुड़ जाइए और सेशन को देखिए। और 5 नंबर में कंप्लीट कराऊंगा और यूट्यूब पर पहली बार आपको इस तरह की क्या मिलेगी, क्लासेस मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो A to Z जितना हो सकता है, जितनी बातें बन सकती है, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आइए देर न करते हुए सेशन को क्या करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोगों को बच्चों बात करनी है जीन पियाजे प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आज होने वाला है। ठीक है, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अर्थात देखिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे के हम लोग बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। तो चलिए आइए देखिए बच्चों, इससे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर चर्चा करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे जो थे स्विट्जरलैंड के एक स्विस क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे। पहले यह जंतु विज्ञान के क्या थे, क्षेत्र से जुड़े हुए थे। बाद में यह मनोविज्ञान से क्षेत्र से क्या हो गए, जुड़ गए। और जब यह मनोविज्ञान के क्षेत्र से जुड़े तो यह अल्फ्रेड बीने के साथ क्या कर रहे थे, बुद्धि पर काम कर रहे थे। और उसी समय जब यह बच्चों से प्रश्न पूछना शुरू करते थे तो बच्चों के अंदर से कुछ गलत अवधारणाएं निकल के आती थी, और उस अवधारणा पर जब यह अध्ययन करना शुरू किए, ठीक है, तब वहीं से यह संज्ञानात्मक कॉग्निटिव के क्षेत्र से क्या हो गए, जुड़ गए। और उसके बाद वह बच्चों के संज्ञान पर क्या करने लगे, अध्ययन करने लगे। आखिरकार क्यों बच्चे ऐसे प्रश्नों का क्या दे रहे हैं, गलत उत्तर दे रहे हैं। तब इन्होंने अपने बच्चों का ही, ठीक है, क्या किया, अवलोकन किया और उनके संज्ञान का अध्ययन किया और एक सिद्धांत दिया जिसको बोला गया, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आइए देखिए, कुछ पहले बेसिक बात हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। तो देखिए, अगर हम लोग बच्चों जीन पियाजे की बात करें तो जो यह जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे महोदय, तो इनको फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो इनको कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या बोला जाता है, पिता बोला जाता है। जब भी पूछे कि संज्ञानात्मक विकास का पिता कौन है तो जीन पियाजे हैं। देखिए, अगर हम लोग जीन पियाजे महोदय की बात करें तो जीन पियाजे देखिए निवासी कहाँ के हैं, तो जीन पियाजे जो आपके निवासी हैं यह आपके स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड के क्या है, निवासी हैं। देखिए, अगर हम लोग इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 9 अगस्त 1896 को इनका जन्म हुआ था। इनके मृत्यु की देखिए बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 16 सितंबर 1980 को इनको क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए देखिए, इन्होंने अध्ययन किस पर किया था, अध्ययन की बात करें तो देखिए इन्हें अध्ययन किए थे अपने 3 बच्चों पर। किस पर किए थे, अपने 3 बच्चों पर क्या किए थे, अपने 3 बच्चों पर अध्ययन किए थे। और अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत में टोटल इन्होंने 4 चरण बताई। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की टोटल इन्होंने 4 चरण बताई। किस विकास की, देखिए अगर हम लोग बात करें कि जो संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 चरण बताई। कुल 4 चरण का इन्होंने क्या किया बच्चों, वर्णन किया। और देखिए, अगर हम लोग बात करें इनके सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो देखिए यह कहते हैं कि जो बच्चा होता है वह अपने ज्ञान का निर्माण क्या करता है, स्वयं करता है। अर्थात बच्चे के अंदर, ठीक है,
ज्ञान निर्माण करने की ये क्या होती है, जन्मजात शक्ति होती है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो वह पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, ठीक है, अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करता है और अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। इसीलिए जीन पियाजे कहता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वह क्या होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, अर्थात अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। कैसे करते हैं, उसी सब चीजों पर हम लोगों को क्या करना, डिस्कस करना। तो आइए देखिए, पहले समझते हैं हम लोग के संज्ञान क्या होता है। देखिए, अगर बच्चों हम लोग संज्ञान की बात करें तो संज्ञान को इंग्लिश में कॉग्निशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉग्निशन। तो कॉग्निशन का ही हिंदी रूपांतरण जो है आपका क्या है, संज्ञान है। तो संज्ञान जो होता है मस्तिष्क की, देखिए मन या जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क की आंतरिक क्रिया होती है। मस्तिष्क की क्या होती है, आंतरिक क्रिया होती है, जिसके द्वारा देखिए हम लोग क्या करते हैं, या हम कह सकते हैं कि यह बौद्धिक क्षमता होती है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बौद्धिक क्षमता होती है, जिसके माध्यम से हम लोग देखिए क्या करते हैं, चेतना की बात करते हैं, चिंतन की बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं, कल्पना की बात करते हैं, स्मृति की बात करते हैं, ठीक है, या देखिए मनन की बात करते हैं। तो ये सब जो हमारी क्रियाएं होती हैं, चेतना, चिंतन, तर्क, कल्पना, स्मृति, मनन, पासमन, तो यह सब हमारा क्या होता है, संज्ञान होता है। क्या होता है, संज्ञान होता है। तो इसके आगे फिर हम लोग अभी बढ़ेंगे और एक एक चीज़ों पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि यह हमारा संज्ञान क्या होता है, और सब चीज़ों पर भी हम लोग डिटेल क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करने की बात करेंगे। एक एक चीज़ों पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि यह आपका क्या होता है। इन सब चीज़ों पर हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलिए देखिए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं। फिर इसके बाद देखिए, यह जो हमारे जीन पियाजे महोदय जी हैं, यह देखिए क्या कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण, देखिए ध्यान से, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। अर्थात देखिए वह पर्यावरण के, देखिए किसके बच्चों, वह पर्यावरण या अपने परिवेश के, पर्यावरण के सक्रिय खोजकर्ता होते हैं। कैसे होते हैं, सक्रिय खोजकर्ता होते हैं। इसीलिए जीन पियाजे इनको नन्हे मुन्ने वैज्ञानिक कहता है। इसीलिए जीन पियाजे इन्हें क्या कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं या नन्हे मुन्ने क्या होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। तो बार बार पूछा जाता है कि कौन कहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वह नन्हे मुन्ने क्या होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। यह बात हमारे जीन पियाजे महोदय कहते हैं। चलिए फिर देखिए, जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा थिंकिंग करता है, देखिए इसको भी समझिए कि जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा क्या करता है, थिंकिंग करता है, जो सोचता है, बच्चों की जो चिंतन होती है, जो सोचना होता है। देखिए बच्चों की जो चिंतन होती है, जो बच्चों की चिंतन होती है वह बड़ों से क्या होती है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो जो बच्चों की चिंतन होती है वह बड़ों या वयस्कों से, बड़ों से कैसी होती है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। मात्रात्मक कभी मत करिएगा, गुणात्मक रूप से क्या होती है, भिन्न होती है। यह बात कौन कहता है, जीन पियाजे कहते हैं। तो ये देखिए कुछ जीन पियाजे जी का बेसिक क्या हो गई, बातें हो गई कि जो उनके सिद्धांत में बार बार क्या होती हैं, आती हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए बच्चों हम लोग को समझना है कि जीन पियाजे की की पॉइंट को समझना है, ठीक है। इनके सिद्धांत की जितनी भी की पॉइंट्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। और आप लोग जानते हैं कि जब भी मैं पढ़ाता हूं तो सबसे पहले हर सिद्धांत की जो की पॉइंट होती है उसको हम लोग समझ लेते हैं, तब हम लोग सिद्धांत को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए चलिए हम लोग समझते हैं की पॉइंट्स को। किसको समझते हैं, की पॉइंट्स को। तो एक बार आप लोग सेशन को सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। आज आपका जीवन बदल जाएगा, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है जीन पियाजे से संबंधित, पूरी कंप्लीट। थोड़ी भी लेक्चर आज लंबा होगा, कोशिश करूंगा कि आज ही पूरा जीन पियाजे आप लोगों को क्या कर दूं, पढ़ा दूं। फिर नेक्स्ट डे जितने भी इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं उसको हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक चीज पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए अब हम लोग की पॉइंट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, की पॉइंट की बात कर लेते हैं। आइए देखिए हम लोग की पॉइंट को डिटेल समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। आइए देखिए की पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, समझते हैं कि यह जो की पॉइंट्स है इसको एक एक की पॉइंट को समझने का क्या करते हैं बच्चों, प्रयास करते हैं। देखिए इनके की पॉइंट्स में अगर हम लोग बात करें तो यह देखिए स्कीमा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्कीमा। बार बार पूछा जाता है कि स्कीमा की बात कौन, अभी मैं डिटेल समझा रहा हूं। स्कीमा की बात करते हैं। यह देखिए बच्चों स्कीम्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्कीम्स की बात करते हैं।
स्कीम्स की। यह देखिए अनुकूलन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अनुकूलन की बात करते हैं। एडॉप्टेशन, मेरे साथ नोट कर लीजिए एक एक की पॉइंट। एडॉप्टेशन की बात करते हैं। यह देखिए आत्मसात्मकरण की बात करते हैं, अर्थात एसिमिलेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एसिमिलेशन की बात करते हैं। एक एक शब्द को हम लोग समझेंगे और इन्हीं शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है। इन्हीं शब्दों से बच्चों क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए आत्मसात्मीकरण की बात करते हैं। यह देखिए समायोजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, समायोजन की। समायोजन का मतलब देखिए आपका अकोमोडेशन, अकोमोडेशन की बात करते हैं। ठीक है, अकोमोडेशन के बाद देखिए यह बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। संतुलन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, संतुलन की बात करते हैं। और देखिए अगर हम लोग बात करें तो और देखिए किसकी बात यह करते हैं, ये संतुलन की बात हो गई। संतुलन के बाद देखिए यह बात करते हैं कॉग्निटिव, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कॉग्निटिव किसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर की। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मतलब देखिए आपका संज्ञानात्मक संरचना की बात करते हैं। संज्ञानात्मक संरचना की क्या करते हैं, बात करते हैं। फिर इसके बाद देखिए और हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अब इसके बाद देखिए यह इमिटेटिव बिहेवियर की बात करते हैं। इमिटेटिव बिहेवियर की बात करते हैं। ठीक है, अनुकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अनुकरण की। और देखिए हम लोग आगे बढ़े तो यह देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करते हैं। वस्तु स्थायित्व की, वस्तु स्थायित्व की बात करते हैं। फिर देखिए और आगे हम लोग बढ़े तो यह देखिए लैंग्वेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, लैंग्वेज, लैंग्वेज की बात करते हैं। भाषा की बात करते हैं। ठीक है, और भाषा में देखिए कौन कौन सी भाषा की बात करते हैं, ईगोसेंट्रिक भाषा की बात करते हैं। ईगो सेंट्रिक लैंग्वेज की बात करते हैं। ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज, ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज का मतलब आपकी हो जाएगी अहम केंद्रित भाषा की बात करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यह सोशल लैंग्वेज की बात करते हैं। सोशल लैंग्वेज की बात करते हैं। सामाजिक भाषा की बात करते हैं। सामाजिक भाषा की बात करते हैं। फिर इसके बाद देखिए लैंग्वेज की बात हो गई। फिर इसके बाद यह बात करते हैं ईगो सेंट्रिज्म की बात करते हैं। अहम केंद्रिता की बात करते हैं बच्चों। किसकी बात करते हैं, अहम केंद्रिता की बात करते हैं। यह देखिए एनिमिज्म की बात करते हैं। एनिमिज्म, सजीववाद की बात करते हैं। सजीववाद की बात करते हैं। यह देखिए रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं। ई रिवर्सिबिलिटी पहले लिख लेते हैं। ई रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं। अपलटावी गुण की बात करते हैं। अपलटावी गुण की बात करते हैं। फिर उसके बाद देखिए रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं। रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं अर्थात पलटावी गुण की, पलटावी गुण की बात करते हैं। फिर इसके बाद देखिए और किसकी बात करते हैं, यह कंजर्वेशन की बात करते हैं। कंजर्वेशन की बात करते हैं। संरक्षण की बात करते हैं। यह देखिए सिंपल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन, साधारण वर्गीकरण की, साधारण वर्गीकरण की बच्चों बात करते हैं। एक एक शब्द को मैं आपको एक एक की पॉइंट को पूरा डिटेल डिस्कस करूंगा। आप लोग एक एक चीज को क्या करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। सिंपल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, साधारण वर्गीकरण की बात करते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन आपका हो ही गया। देखिए उसके बाद डिसेंटरिंग की बात करते हैं अर्थात विकेंद्रण की बात करते हैं। विकेंद्रण की बात करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर एक बात और नोट कर लीजिए, रिफ्लेक्सिव एक्शन।
रिफ्लेक्सिव एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया, या हम कह सकते हैं प्रतिवर्त क्रिया। क्लियर? चलिए, तो यह देखिए इतनी बातें हो गई, और देखिए कुछ बातें को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जैसे देखिए यह बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, अमूर्त चिंतन की, अमूर्त चिंतन की बात करते हैं। ठीक है, और देखिए किसकी बात करते हैं? या आपकी निगमनात्मक चिंतन की बात करते हैं। निगमनात्मक चिंतन की बात करते हैं, इंडक्टिव थिंकिंग की। फिर इसके बाद देखिए निगमनात्मक चिंतन के बाद यह आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन की बात करते हैं। फिर देखिए यह किसकी बात करते हैं? हाइपोथेटिकल थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग की बात करते हैं। हाइपोथेटिकल परिकल्पनात्मक चिंतन, नात्मक चिंतन की बात करते हैं। तो देखिए यह इनके कुछ क्या हो गए, की पॉइंट हो गए। अगर कोई छूटा होगा तो उसको हम लोग जैसे सिद्धांत आगे बढ़ाते रहेंगे, हमको याद आता रहेगा, आप लोग क्या करते रहेंगे, बताते रहेंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कुछ छूटे आपका नहीं। क्लियर? तो देखिए यह इनके सिद्धांत की कुछ क्या है, की पॉइंट है। जैसे ही इन सब चीजों की बात आए तुरंत जीन पियाजे हम लोग क्या करना होता है, आंसर करना होता है। अब देखिए यह जितने भी की पॉइंट है यही पूछा जाता है कि किस अवस्था में या किस स्टेज पर बच्चा यह एक्टिविटीज करता है। जितना यह ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर आपका लिखा हुआ है, यह एक्टिविटीज आपके एग्जाम में क्या की जाती है, पूछी जाती है, और हर बार पूछी जाती है। और क्या पूछी जाती है बच्चों? हर बार, प्रत्येक बार इस एक्टिविटीज को आपके एग्जाम में क्या किया जाता है, पुटअप किया जाता है। चलिए, तो देखिए एक स्कीमा है और एक क्या है आपका स्कीम्स है। तो एक एक चीज को हम लोग समझना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले देखिए स्कीमा को समझते हैं। पहले किसको समझते हैं? स्कीमा। देखिए स्कीमा का मतलब इन्होंने क्या कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी बच्चा होता है, तो उसका जो यह मेंटल बौद्धिक क्षमता होती है, उसी बौद्धिक क्षमता को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। और इसी स्कीमा को ना, जो यह स्कीमा का संगठन होता है, इसी स्कीमा को ना, और जो यह स्कीमा आपकी होती है, एक प्रकार की क्या होती है, मानसिक प्रक्रिया होती है। स्कीमा आपकी क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। और यही स्कीमा की मानसिक प्रक्रिया को जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो उसको स्कीम्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्कीम्स कहते हैं। देखिए हमारे माइंड की जो मेमोरी है, ध्यान से समझिए, जो हमारी बुद्धि है, मेमोरी है, जो भी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में क्या है, कलेक्ट है, वह हमारी क्या हो गई, स्कीमा हो गई। ठीक है, अगर उसी को हम अपने मस्तिष्क के द्वारा या मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा उसको जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। स्कीमा ना, स्कीम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कीम्स कहते हैं। तो स्कीमा एक तरह से आपकी बौद्धिक क्षमता है, आपकी तर्क करने की, चिंतन करने की क्या है, क्षमता है, जो आपके मस्तिष्क में क्या होता है, स्टोर होता है। जब उसी को हम लोग अभिव्यक्त करते हैं अपने मस्तिष्क के द्वारा तो उसको क्या बोल देते हैं, स्कीम्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों? स्कीम्स बोल देते हैं। देखिए दोनों में समझ में आ गया। जब भी स्कीमा और स्कीम्स पूछेगा तो यह किससे संबंधित होगा, आपका जीन पियाजे से होगा। अब देखिए अनुकूलन, आत्मसात्मीकरण, समायोजन, इक्विलिब्रियम, इसको जस्ट अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इनको छोड़िए, एक साथ मैं इन चारों को क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो जो ये आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, संज्ञानात्मक संरचना, इसको भी थोड़ा सा रोकिए, इसको भी बताएंगे। अब देखिए ध्यान से, यह दिया हुआ है इमिटेटिव बिहेवियर। क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? इमिटेटिव बिहेवियर। इसका मतलब क्या होता है? देखिए इमिटेटिव बिहेवियर की बात करें, बच्चा जब प्री ऑपरेशनल पीरियड में होता है तो कोई भी चीज सीखता है तो अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, अर्थात वह दूसरे की एक्टिविटीज को देख करके क्या करता है, अनुकरण करता है। तो उसी को कहा जाता है इमिटेटिव बिहेवियर। देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करें, वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है कि देखिए जब बच्चा होता है तो जैसे ही बच्चा आपका 18 से 24 महीने के बीच में आता है, ठीक है, तब उसके अंदर वस्तु स्थायित्व बनना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा एक खिलौना लिया है और जिससे आप जब खिलौना छोड़ेंगे तो वह उसका क्या करता है, विरोध करता है। उसको लगता है कि यह खिलौना क्या है, मेरा है, लेकिन कुछ पल रो करके भूल जाता है, कुछ पल रो करके क्या हो जाता है, भूल जाता है। अर्थात उसका जो वस्तु स्थायित्व है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है, वह भी परमानेंट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन बच्चा विरोध कर रहा है कि यह वस्तु किसकी है, मेरी है। बस में रहना, बच्चा अपने माँ की आवाज सुनते ही ना इधर उधर देखने लगता है, अर्थात उसको समझ में आ जाता है कि यह मेरी माँ की क्या है, आवाज है। तो उसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व बोलते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव एक्शन की बात करें तो जो आपकी प्रतिवर्त क्रिया होती है, रिफ्लेक्सिव एक्शन होती है, यह बच्चों में जन्म से
1 से लेकर 30 दिन के बीच में ही आ जाती है। और सबसे पहली क्रिया अगर कोई बच्चा करता है तो रिफ्लेक्सिव एक्शन करता है, जिसके अंतर्गत देखिए बच्चा क्या करता है ना, हाँ, जैसे किसी हाथ को चूसना या अपने माँ का दूध का क्या करना, स्तनपान करना, ये सब चीजें क्या होती है, रिफ्लेक्सिव एक्शन होता है। तो इसको क्या करता है, पूछा जाता है। अब देखिए लैंग्वेज की बात अभी हम लोग करेंगे कि इगोसेंट्रिक लैंग्वेज क्या होती है, सोशल लैंग्वेज क्या होती है, एक एक चीज की हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए अहम केंद्रित है, अहम केंद्रित को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, अहम केंद्रित क्या होता है, तो देखिए बच्चों अगर हम लोग अहम केंद्रित को समझने का प्रयास करें कि यह अहम केंद्रित क्या होता है, देखिए अहम केंद्रित की बात करें कि जो बच्चा होता है वह सिर्फ अपनी बातें सुनता है, क्या करता है, अपनी बातें सुनता है, दूसरे के शब्दों को अपने में क्या करता है, विचार नहीं करता है। तो ऐसे चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग, ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रित होते हैं। तो जो बच्चा होता है 2 से लगभग 4 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा होता है तो वह बच्चा क्या होता है, अहम केंद्रित में होता है, बस में रहना, अर्थात वह देखिए कैसा होता है, आत्म केंद्रित होता है, बच्चा ईगोसेंट्रिज्म में होता है। जैसे ध्यान से समझने का प्रयास करिए, जैसे आप बच्चों से कहिए बेटा छिप जाओ, बच्चों से कहिए क्या हो जाए, छिप जाओ, तो वह अपना आंख क्या कर लेगा, बंद कर लेगा, अपना आंख क्या कर लेगा, बंद कर लेगा। उसको लगता है कि मैं आंख बंद कर लिया, अगला व्यक्ति मुझे, जो दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो जो चीजें मैं नहीं देख पा रहा हूं दूसरा भी हमको देख नहीं पा रहा होगा। तो छोटे बच्चों से कहिए बेटा छिप जाओ, तो अपनी आंख क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। उसी को देखिए कहा जाता है क्या, आत्म केंद्रित। क्या कहा जाता है, आत्म केंद्रित। अर्थात बच्चा जो भी कुछ करता है ना, उसको लगता है कि जो भी मैं कुछ कर रहा हूं वह सब कुछ क्या है, सही है। तो उसी को बोलते हैं आत्म केंद्रित, अहम केंद्रिता। एनिमिज्म की बात कर लें, सजीववाद की, अर्थात बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर समझ नहीं पाता है। ठीक है, उसको लगता है कि हम सूर्य को देख रहे हैं तो सूर्य भी हमको क्या कर रहा है, देख रहा है। बस में रहना, अगर कमरे में आपके सामने आ गया, आप उसके तरफ नहीं देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है, तो बच्चा समझता है कि हम भी उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। बच्चा फैन को भी समझता है कि वो हमको देख रहा है, बच्चा टेडी बियर को भी समझता है वो हमको क्या कर रहा है, देख रहा है। अर्थात सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं, एनिमिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे एक एक शब्द हमारा आगे आता जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले इन शब्दों से आप थोड़ा सा फैमिलियर हो चुके हैं, अब इसके बाद चलिए देखिए एक एक शब्दों को हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है अनुकूलन। किसको समझना है, अनुकूलन। और अनुकूलन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके अनुकूलन से प्रश्न बच्चों क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए एक एक शब्दों को हम लोग समझना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब इन सारे शब्दों को मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा शब्द किस अवस्था में आता है, वहीं पर हम लोग डिटेल क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। बस आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है। और एक लेक्चर में आपका लगभग 5 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कोई एग्जाम देने जाएंगे आप, चाहे यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, एनवीएस, एपीएस, डीएसएसबी, जहां भाई साइकोलॉजी पूछी जाती है 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। यहां तक कि बच्चों आप लोग जो टीजीटी पीजीटी का जिनका एग्जाम होगा एजुकेशन से, ठीक है, जिनको जो लोग नेट देंगे उनके लिए भी ये उतना ही क्या है, उपयोगी है सेशन। तो पूरा हर एग्जाम को टारगेट करके बिल्कुल आपको क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, और आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों सेशन को क्या कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए सभी बच्चों को, और फायदा उठाइए अधिक से अधिक लोग। तो आइए चलिए देखिए, अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं किसको, अनुकूलन को, कि अनुकूलन क्या होता है। तो देखिए हम लोग बात करें एडॉप्टेशन की, किसकी बात करें, एडॉप्टेशन, अनुकूलन की, अनुकूलन की। चलिए देखिए अनुकूलन की बात करें तो इसकी अपनी एक क्या होती है, प्रक्रिया होती है। सबसे पहले देखिए अनुकूलन के लिए सबसे पहले अगर कोई चीज आता है तो वह आपका एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब देखिए होता है आपका आत्म सात्मीकरण या आत्म सात्मीकरण। क्लियर। अब इसके बाद देखिए आत्म सात्मीकरण होगा, फिर बच्चा देखिए क्या करेगा, इक्विलिब्रियम स्थापित होगा, इक्विलिब्रियम होगा मतलब संतुलन होगा, संतुलन होगा। फिर इसके बाद देखिए इसको न्यू सिचुएशन मिलेगी, न्यू सिचुएशन मिलेगी, नई स्थिति मिलेगी, नई स्थिति। फिर इसके बाद इसका देखिए क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा।
अर्थात असंतुलन होगा। फिर इसके बाद देखिए यह अकोमोडेशन करेगा, एकोमोडेशन करेगा अर्थात देखिए समायोजन करेगा, समायोजन करेगा। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले ऐसे देखिए, सबसे पहले आत्मसात्मीकरण होगा, फिर इसके बाद एकोमोडेशन होगा, तब क्या होगा, अनुकूलन। तो अनुकूलन आपका तीसरे नंबर पर आएगा। अनुकूलन कितने नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर। अब देखिए समझने का प्रयास करिए। अब हमको समझना है, देखिए आत्मसात्मीकरण और उसके बाद क्या है, एकोमोडेशन, और एक शब्द हमारा देखिए क्या है, इक्विलिब्रियम। इस चीज को समझना है। तो देखिए ध्यान से, अनुकूलन एक क्या होती है, प्रक्रिया होती है। अनुकूलन क्या है, जैसे मैंने कहा कि जीन पियाजे ने कहा था कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो वह अपने आसपास के परिवेश के साथ क्या करता है, उसका सक्रिय खोज करता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो नन्हा मुन्ना क्या होता है, वैज्ञानिक होता है। अर्थात बच्चा अनुकूलन के माध्यम से, किसके माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों, अनुकूलन के माध्यम से वह क्या करता है, अनुकूलन करता है अपने पर्यावरण के साथ। और अनुकूलन करने के लिए सबसे पहले क्या करता है, एसिमिलेशन करता है, और उसके बाद क्या करता है, अकोमोडेशन करता है अर्थात समायोजन करता है। तब उसका अनुकूलन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अर्थात अनुकूलन के अंतर्गत दो चरण आता है, पहला एसिमिलेशन और दूसरा क्या आता है, अकोमोडेशन। और इसके बीच संतुलन कार्य करता है, इसके बीच क्या कार्य करता है, संतुलन कार्य करता है, अर्थात इक्विलिब्रियम होता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, इक्विलिब्रियम होता है, संतुलन होता है। या तो संतुलन कभी टूटेगा या तो संतुलन क्या होगा, बनेगा। तो संतुलन कार्य करता है। तो कभी भी आपसे पूछे कि अकोमोडेशन, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के मध्य क्या काम करता है, संतुलन, या तो संतुलन बनेगा या तो संतुलन क्या होगा, टूटेगा। अब आइए एक एक चीज शब्दों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, देखिए एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जैसे समझिए, एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि यह एक डॉग है, यह एक क्या है, डॉग है। समझने का प्रयास करिए, यह एक डॉग है और बच्चे को हम बता दिए कि देखो बच्चा, बेटा यह क्या है, डॉग है। और बच्चा ने इसको क्या कर लिया, अपने स्कीमा में ना, अपने बौद्धिक जो संरचना है उसमें स्थापित कर लिया कि डॉग क्या, ऐसा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। और यह बच्चा देखिए गोट देख रहा है, बकरी के बच्चे को देख रहा है या मेमना को देख रहा है, तभी भी कह रहा है कि देखो माँ यह क्या है, बकरी है, सॉरी देखो माँ यह क्या है, कुत्ता है। बस समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए कि बच्चा ने एक पक्षी देखा, बच्चा एक क्या देखा, पक्षी देखा, और इसको पता है कि पक्षी आसमान में क्या होती है, उड़ती है। और यह पतंग को देख करके भी कहता है कि देखो माँ पक्षी क्या हो रही है, उड़ रही है। अर्थात देखिए बच्चा अपनी पूर्व के स्कीमा के आधार पर नई सूचनाओं को भी क्या करता है, शामिल करता है। तो उसको एसिमिलेशन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन कहा जाता है। यदि पूर्व की सूचना या पूर्व की बौद्धिक क्षमता या पूर्व की स्कीमा में संशोधन करने के परिणाम स्वरूप नई स्कीमा को क्या करता है, शामिल करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। क्या करते हैं, अकोमोडेशन। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है अकोमोडेशन और क्या होता है एसिमिलेशन। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल, और आपके एग्जाम का ही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। किसका ले रहा हूं, एग्जाम का। देखिए ध्यान से, यह बच्चा है, यह क्या है, यह देखिए, यह मान लेते हैं कि एक क्या है, चाइल्ड है, एक चाइल्ड है, ठीक है। और यह इसकी पेरेंट्स हैं, यह इसके क्या है, पेरेंट्स है। देखिए देखने में भी लग रहा है, बस यह बच्चा और इसके क्या है, मम्मी या पापा, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, यह बच्चे के जो स्कीमा में, यह देखिए इसकी क्या है, यह इसकी स्कीमा है, यह इसकी स्कीमा है। इसके स्कीमा में यह फिट है कि कोई भी उड़ने वाली वस्तु जो होती है वह क्या होती है, पक्षी होती है। कोई भी उड़ने वाली वस्तु जो है पक्षी होती है। देखिए क्या है कि कोई भी उड़ने वाली जो वस्तु है या चीज है वह क्या है, पक्षी है। इसके स्कीमा में यह फिट है, इसके स्कीमा में क्या है, यह फिट है। अब इसके बाद देखिए बच्चा क्या करता है, बच्चा एक पतंग देखता है। बच्चा एक क्या देखता है, यह देखिए एक पतंग है। बच्चा पतंग देखता है और पतंग देख करके क्या कहता है, अपने मम्मी से, ध्यान समझिएगा, पतंग बच्चा देखा और अपने मम्मी से कह रहा है देखो मम्मी, ठीक है, देखो मम्मी चिड़िया क्या हो रही है, उड़ रही है। मान लीजिए प्लेन को देखता है, किसको देखता है, प्लेन को देखता है, और जहाज को भी देखकर कहता है देखो मम्मी पक्षी उड़ रही है, देखो मम्मी पक्षी क्या हो रही है, उड़ रही है। अर्थात देखिए अब यहां समझने का प्रयास करिए। देखिए यह बच्चा क्या कर लिया, इसके अपने स्कीमा में, अपने बौद्धिक क्षमता में यह फिट कर लिया कि कोई भी उड़ने वाली चीज क्या है, पक्षी है। अब इसका देखिए संतुलन बन गया कि कोई भी उड़ने वाली चीज क्या है,
पक्षी है। अब यह जैसे ही पतंग को देखता है तो अपने पूर्व के स्कीमा के आधार पर नई सूचना को अपने स्कीमा में क्या करता है, शामिल करता है। अर्थात अपने मम्मी से कहता है देखो पक्षी क्या हो रही है, उड़ रही है। ठीक है, देखो प्लेन को भी देख के कहता है देखो मम्मी पक्षी क्या हो रही है, उड़ रही है। तो अब यहां तक बात हो गई। यह आपका हो गया आत्म सात्मीकरण, अर्थात पूर्व की स्कीमा के आधार पर, पूर्व की बौद्धिक संरचनाओं के आधार पर नई सूचना को भी उसमें क्या कर देना, शामिल कर देना। वह आपका आत्मसात्मीकरण कहलाता है। आत्मसात्मीकरण क्या होता है, कहलाता है। चलिए अब इसके बाद इसको नई सिचुएशन मिली। क्या मिली, इसको नई सिचुएशन देते हैं हम लोग, नई स्थिति देते हैं। ठीक है, अब चलिए नई स्थिति मिल गई। अब मान लीजिए यहां पर इसके पापा हैं, मान लीजिए यहां पर कौन है इसके, मान लीजिए यहां पर इसके पापा हैं। ठीक है, और यह अपने पापा से देखिए क्या कह रहा है। अब हम लोग यहां पर एक नई सिचुएशन लेकर के आते हैं। यह अपने पापा से इसी पतंग को देख करके कहता है देखिए पापा, ठीक है, पक्षी क्या हो रही है, उड़ रही है। देखिए पिताजी पक्षी क्या हो रही है, उड़ रही है। अब इसके पिताजी कह रहे हैं नहीं बेटा, यह पक्षी, यह पतंग नहीं है, यह पतंग नहीं है, यह सॉरी यह पक्षी नहीं है। तो इसके पिताजी देखिए, यह बच्चा कहता है पतंग को उड़ता हुआ देखकर अपने पिताजी से कि देखिए पापा पक्षी उड़ रही है। अब इसके पिताजी इसका विरोध करते हैं, कहते हैं नहीं बेटा यह पक्षी नहीं है, यह पतंग है बेटा, यह प्लेन है। अर्थात देखिए अब नई स्थिति मिली बच्चे का, जो बच्चे का संतुलन बना हुआ था कि कोई भी उड़ने वाली चीज क्या होती है, पक्षी होती है। अब वह देखिए डिसइक्विलिब्रियम हो गया, असंतुलित हो गया। अब बच्चा समझ गया कि सभी उड़ने वाली चीज क्या होती हैं, पक्षी नहीं होती हैं, यह पतंग है और यह आपका क्या है, प्लेन है। अर्थात इस बच्चे का देखिए क्या हो गया, समायोजन हो गया। अब बच्चे का क्या हो गया, अनुकूलन हो गया। अब बच्चे ने नए जानकारी को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। इसी को देखिए क्या बोला जाता है, अनुकूलन। अर्थात देखिए पूर्व की स्कीमा के आधार पर या पूर्व के स्कीमा में संशोधन करके नई स्कीमा को करना, नए अनुभव को शामिल करना, ये क्या कहलाता है, आपका समायोजन कहलाता है। और देखिए और इन दोनों के बाद क्या काम करता है, संतुलन। या तो संतुलन बनेगा या तो संतुलन क्या होगा, बिगड़ेगा। एकदम ब्रीफ में समझिए 1 मिनट के अंदर। देखिए अनुकूलन की बात करें तो अनुकूलन एक प्रक्रिया है जो कि एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के माध्यम से क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले एसिमिलेशन होता है, फिर अकोमोडेशन होता है, तब उसके बाद क्या होगा, अनुकूलन होगा। ये अभी क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले एसिमिलेशन, फिर अकोमोडेशन, फिर इसके बाद क्या होगा, अनुकूलन होगा। ठीक है, एसिमिलेशन और अनुकूलन के बीच क्या काम करता है, आपका संतुलन काम करता है। या तो संतुलन कभी बनेगा या तो संतुलन कभी बिगड़ेगा। देखिए एसिमिलेशन उसे कहते हैं कि कोई बच्चा अपने पूर्व के स्कीमा के आधार पर नए सूचनाओं को भी शामिल करेगा तो वह एसिमिलेशन हो जाएगा। अगर पूर्व के स्कीमा या बौद्धिक संरचना को संशोधित करके नई स्कीमा को क्या करेगा, शामिल करेगा, तो उसको समायोजन के नाम से जाना जाता है। मेरे समझ से एकदम कट एंड क्लियर हो गया होगा। इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है। चलिए अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यह देखिए आपके अनुकूलन की बात हो गई। अब अनुकूलन के बाद देखिए आपने अनुकूलन का सिद्धांत देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ अलग सिद्धांत की तरफ मूव करते हैं और इनके चरणों को देखते हैं। देखिए अपने सिद्धांत में इन्होंने टोटल 4 चरण बताई थी। कितने चरण बताई थी बच्चों, 4 चरण बताई थी। और इन चारों चरण के बारे में हम लोग डिटेल क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि जो इन्होंने 4 चरण बताया था वह कौन कौन सी चरण बताया था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और किस चरण की कितनी उप चरण होती हैं उसको भी हम लोग क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। तो आइए अब देखिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत की चरण को। तो सबको पता है कि जीन पियाजे ने टोटल कितनी चरण बताई थी, 4 चरण बताई थी। कितनी चरण मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों बताई थी, 4 चरण जीन पियाजे ने बताई थी। तो चलिए देखिए अब हम लोग देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का जो चरण है इसकी बात करते हैं ना, लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए टोटल 4 चरण है। पहला देखिए, पहली चरण है आपका सेंसोरी मोटर पीरियड, सेंसोरी मोटर पीरियड, क्लियर। चलिए दूसरा देखिए इनका चरण है प्री ऑपरेशनल पीरियड, प्री ऑपरेशनल पीरियड। चलिए तीसरा देखिए आपकी चरण है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड। चौथा है देखिए आपका
फोर्थ एंड लास्ट, ठीक है। चौथा आपका है फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। चलिए एक एक चीज पर हम लोग पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे और एक एक चीज की बात भी करेंगे, बस आप लोग पेशेंस बना के क्या करिए, एक एक चीज को समझते रहिए। देखिए सेंसोरी मोटर पीरियड, इसको हिंदी में बोलते हैं संवेदी पेशी या इंद्रजनित गामक अवस्था, ठीक है। यह अवस्था देखिए जो आपकी होती है, यह जन्म से कितने वर्ष होती है, 2 वर्ष होती है। इसी को जीन पियाजे इन्फेंसी हुड कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फेंसी हुड अर्थात शैशवा अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, शैशवा अवस्था कहते हैं। इसकी 6 उप अवस्था होती है, इसकी 6 क्या होती है, उप अवस्था होती है। उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। फिर इसके बाद देखिए जो प्री ऑपरेशनल है, इसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को देखिए अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। या ये देखिए यह जो होती है आपकी 2 से लेकर 7 वर्ष होती है, 2 से लेकर क्या होती है, 7 वर्ष। चलिए देखिए तीसरी अवस्था है, इसको देखिए मूर्त, ठोस, प्रत्यक्ष, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। स्थूल संक्रियात्मक क्या बोलते हैं, अवस्था बोलते हैं, ठीक है। इसको देखिए लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लेटर या पोस्ट चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड। यह अवस्था देखिए बच्चों आपकी 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। चलिए इसकी देखिए 2 उप अवस्था होती है, इसकी 2 क्या होती है, उप अवस्था होती है, ठीक है। चलिए तो हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से कैसे होती है। फिर इसके बाद देखिए इसको देखिए अमूर्त बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, अमूर्त या अप्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसको देखिए एडोलेसेंस बोलते हैं, एडोलेसेंस, ठीक है, अर्थात किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था। और यह अवस्था देखिए आपकी 11 वर्ष से ज्यादा होती है, या हम ये भी कभी कभी ले सकते हैं, ठीक है, कि 11 से लेकर 15 वर्ष होती है, कभी कभी यह भी दे देता है, या 11 वर्ष से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यह टोटल इनके संज्ञानात्मक विकास की बच्चों क्या है, 4 अवस्था है, जिसके बारे में आपके एग्जाम में बार बार क्या किया जाता है, पूछा जाता है। और इन्हीं को हमको पूरा डिटेल एक एक चीज को क्या करना है, डिस्कस करना है, एक एक चीज को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, डिस्कस करना है, समझने का प्रयास करें। देखिए संज्ञानात्मक विकास के चरण की बात करें, सेंसोरी मोटर पीरियड की बात करें, संवेदी पेशी या इंद्रजनित गामक अवस्था की बात करें, यह पहली अवस्था होती है, यह जन्म से 2 वर्ष होती है। इसको इन्फेंसी हुड के नाम से जाना जाता है, अर्थात शैशवा अवस्था। इसकी टोटल 6 उप अवस्थाओं का जीन पियाजे महोदय ने क्या किया है, वर्णन किया है। दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशनल पीरियड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड या प्री चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं, पूर्व बाल्यावस्था के नाम से। यह 2 से 7 वर्ष होती है। इसकी 2 क्या है आपकी उप अवस्थाएं हैं, उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तीसरी अवस्था देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड, मूर्त, ठोस, प्रत्यक्ष, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था है, लेटर या पोस्ट चाइल्डहुड है। यह 7 से लेकर कितना वर्ष होता है, 11 वर्ष होता है। और चौथी अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, जो है अमूर्त या प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था है, एडोलेसेंस या किशोरा अवस्था, जो यह 11 वर्ष से क्या होती है, ज्यादा होती है, या हम कह सकते हैं कि 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच होती है। तो यह देखिए अवस्थाओं की बात हो गई। अब एक एक अवस्था को हम लोगों को क्या करना है, डिटेल पढ़ना है बच्चों, एक एक अवस्था को डिटेल क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए पढ़ने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। तो मेरे समझ से आप लोगों को 4 अवस्था याद हो गई होगी, अभी मैं याद भी करवा दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम कट एंड क्लियर होना चाहिए। अभी इतनी बार इन शब्दों का क्या होगा, प्रयोग होगा, यूज होगा, कि आप लोगों को बिल्कुल क्या हो जाएगा, ठीक है,
आप लोगों के भी स्कीमा में एकदम फिट हो जाएगा, आप लोगों के भी स्कीमा में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछते रहिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग क्या करिए, पूछते रहिए। और सेशन को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए चलिए देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं। अब आइए पहली अवस्था पर हम लोग डिटेल बच्चों क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो हमारी क्या है पहली अवस्था। तो चलिए देखिए, अगर हम लोग पहली अवस्था पर बात करें, देखिए अगर इनके पहले चरण पर बात करें, फर्स्ट देखिए, तो फर्स्ट आपका देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि पहला जो है सेंसोरी मोटर पीरियड है, सेंसोरी मोटर पीरियड अर्थात संवेदी पेशी चरण है आपका, संवेदी पेशी क्या है आपका, चरण है। इसी को देखिए हम लोग शैशवा अवस्था भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शैशवा अवस्था भी कहते हैं। यह देखिए जन्म से लेकर कितना होती है, 2 वर्ष होती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष होती है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद देखिए समझिए, यह देखिए जो अवस्था होती है यह ज्ञान इंद्रियों पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, ज्ञान इंद्रियों पर आधारित होती है, ज्ञान इंद्रियों पर क्या होती है, आधारित होती है। और आप लोगों को पता है कि जो हमारे सेंस होते हैं टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 हमारे क्या होते हैं, सेंस होते हैं, और इस सेंस पर क्या होती है, आधारित होती है। अर्थात देखिए जो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो देखिए आंख, आंख के बाद देखिए नाक, नाक के बाद देखिए कान, कान के बाद देखिए जीभ, और जीभ के बाद क्या हो जाएगी, त्वचा। इस पर क्या होती है, आधारित होती है। जब बच्चे को भूख लगता है तो बच्चा क्या करता है, रोता है। बस समझ रहे हैं कि वह कहता है कि हमको भूख लगी है, नहीं, वह रोता है। बस समझ, तो किस पर आधारित होती है, ज्ञान इंद्रियों पर आधारित होती है, ठीक है। इस अवस्था के कुल 6 उप चरण है, 6 क्या है इसके उपचरण हैं। इस पर भी हम लोग अभी डिटेल क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि इस अवस्था में कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं, कौन कौन सा शब्द पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, जब ज्ञान इंद्रियों पर आधारित है तो अर्थात हम कह सकते हैं कि इसी अवस्था में बच्चा जो होता है कि जो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है। किस पर करता है, देखिए मूल प्रवृत्तियों पर आधारित क्या करता है, व्यवहार करता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है, बात समझ रहे ना। और सबको पता है कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, मैकडूगल ने दिया था ना, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति के साथ 14 प्रकार का क्या दिया था, संवेग दिया था, ठीक है। तो ये मूल प्रवृत्तियों पर या ज्ञान इंद्रियों पर क्या होती है, आधारित होती है। तो यहां पर देखिए कुछ बच्चा स्पेशल क्या करता है, एक्टिविटीज करता है। देखिए कौन कौन सी स्पेशल एक्टिविटीज करता है, जिसके जैसे इस शब्द आपको देखिए तुरंत आंसर बताइएगा, ठीक है। यहां पर बच्चा देखिए इमिटेटिव बिहेवियर करेगा, क्या करेगा, इमिटेटिव बिहेवियर करेगा, अनुकरणात्मक व्यवहार करेगा। यहीं पर बच्चा देखिए क्या करेगा, रिफ्लेक्सिव एक्शन करेगा, रिफ्लेक्सिव एक्शन करेगा, प्रतिवर्ती क्रिया करता है या प्रतिवर्त क्रिया करता है। यहीं पर बच्चा देखिए क्या करता है, यहीं पर ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। जो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चों के अंदर होता है, ठीक है, यह ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका 18 से 24 मंथ के बीच आना क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है। वस्तु स्थायित्व, अभी देखिए हम लोग जब यह अवस्था पढ़ेंगे तो उसी में डिस्कस कर लेंगे। वस्तु क्या होता है, स्थायित्व होता है, वस्तु स्थायित्व। देखिए जब भी आपसे, ठीक है, ज्ञान इंद्रियों पर आधारित अवस्था पूछे, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार पूछे, अनुकरण के द्वारा सीखने की बात करे, रिफ्लेक्सिव एक्शन की बात करे, पास में रहना कि बच्चा किस अवस्था में अपने उंगली को क्या करता है ना, चूसता रहता है, बस अपने माँ का स्तनपान करता है, तो ये सब क्या होती है, रिफ्लेक्सिव क्रियाएं होती हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस पूछे, वस्तु स्थायित्व पूछे, शुरुआत कब से होती है, तो संवेदी पेशी अवस्था से होती है, जो जन्म से लेकर कितने वर्ष होती है, 2 वर्ष होती है। देखिए इस अवस्था को 6 भागों, 6 उपचरण में क्या किया गया है, बांटा गया है। अब इस उपचरण की हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो आइए देखिए
उपचरण की बात करते हैं, आइए देखिए अब हम लोग इनके सिद्धांत के जो हमारी पहली चरण है इसके टोटल कितने हैं, 6 उपचरण हैं। इन 6 उपचरणों की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, जो हमारी पहली स्टेज है, स्टेज फर्स्ट है सेंसोरी मोटर पीरियड। सेंसोरी मोटर पीरियड, तो देखिए जो आपका सेंसोरी मोटर पीरियड है बच्चों, इस पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो इसके टोटल 6 उपचरण हैं। 6 क्या है, इसके टोटल 6 आपके उपचरण हैं। अब देखिए जो 6 उपचरण हैं, यह कौन कौन से 6 उपचरण हैं, इनकी हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। अब देखिए यह वाली जो चरण है, सबको पता है कि 2 वर्ष से लेकर 24 मंथ तक होती है, सॉरी जन्म से लेकर 24 मंथ तक होती है। बात समझ रहे हैं ना, 24 मंथ तक होती है। अब इसको देखिए हम लोग बांटने का प्रयास करते हैं और एक एक चीज को क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखिए जो पहली अवस्था होती है उसको प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था कहते हैं। पहली अवस्था को देखिए क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती या प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था बोलते हैं। अर्थात देखिए स्टेज ऑफ रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज। तो यहां पर सबसे पहले बच्चा क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था होती है, रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज करता है। और यह अवस्था देखिए जन्म से 30 दिन की होती है। जन्म से कितने दिन की, 30 दिन की अवस्था होती है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था जो होती है, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्टिव स्टेज जो होता है, जन्म से कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। चलिए अब देखिए अगर हम लोग दूसरी की बात कर लें, किसकी बात कर लें, दूसरी जो होती है प्राथमिक वृत्ति क्रियाओं की क्या होती है, अवस्था होती है। दूसरी की बात करें तो प्राथमिक वृत्ति क्रियाओं की अवस्था होती है। क्रियाओं की क्या होती है, अवस्था। अर्थात देखिए इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो प्राथमिक वृत्ति क्रियाओं की अवस्था होती है, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन की बात करें, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन की बात करें हम लोग, तो यह अवस्था देखिए बच्चों जो होती है आपकी, तो यह देखिए 1 महीना से लेकर के 4 महीने तक होती है। 1 मंथ से लेकर के 4 मंथ की होती है। चलिए अब तीसरी की देखिए बात कर लें, अगर हम लोग तीसरी की बात करें तो तीसरी होती है गौड़ वृत्ति क्रियाओं की अवस्था ना, सेकेंडरी हो जाएगी। तो देखिए तीसरी जो होती है गौड़ वृत्ति क्रियाओं की अवस्था, क्रियाओं की अवस्था, या हम लोग इसको कह सकते हैं स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। चलिए अब यह देखिए कितना होगी आपकी, 4 से लेकर 8 मंथ होगा। 4 से 8 क्या होगा आपका, मंथ होगा। चलिए अब देखिए हम लोग चौथी अवस्था की बात करें, किसकी बात करें, चौथी अवस्था की। तो चौथी अवस्था होती है गौड़ ठीक है, स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। तो देखिए चौथी जो होती है आपकी गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। चलिए अब इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। चलिए यह देखिए आपकी 8 से लेकर कितने वर्ष मंथ होती है, 12 मंथ। अब देखिए 1 साल पूरा हो गया, 8 से लेकर 12 मंथ। अब चलिए देखिए पांचवी की बात कर लेते हैं। पांचवी अवस्था देखिए आपकी कौन होती है, पांचवी की बात करें तो तृतीय वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था होती है। तो चलिए देखिए तृतीय
वित्तीय प्रतिक्रियाओं की क्या होती है? प्रतिक्रियाओं की अवस्था होती है। ठीक है, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? अवस्था होती है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं स्टेज ऑफ, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं स्टेज ऑफ टर्शियरी, स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन, सर्कुलर रिएक्शन। अब यह देखिए आपकी 12 से लेकर 18 होती है, 12 से लेकर 18 मंथ्स की होती है। अब जो हम लोग की देखिए लास्ट है, जो 6 में से जो हमारी लास्ट है, लास्ट की देखिए अगर बच्चों हम लोग बात करें तो लास्ट देखिए हमारी कौन है? छठे नंबर की देखिए बात कर लें तो जो छठे नंबर की हुआ वह प्रतीकात्मक चिंतन की क्या है? अवस्था है। बार बार पूछा जाता है प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था, चिंतन की क्या है आपकी? अवस्था है। ठीक है, अब देखिए इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है? स्टेज ऑफ सिंबॉलिक थॉट होता है, स्टेज ऑफ सिंबॉलिक थॉट होता है, स्टेज ऑफ सिंबॉलिक थॉट। और इसी को देखिए वस्तु स्थायित्व की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु स्थायित्व। यहीं से बच्चों के अंदर वस्तु स्थायित्व आता है। और यह देखिए 18 से लेकर 24 मंथ तक की होती है, 18 से लेकर 24 मंथ तक की आपकी क्या होती है? अवस्था होती है। चलिए तो आप देखिए एक बार समझने का आप लोग क्या करिए, प्रयास करिए, क्लियर। और इसीलिए आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और एक एक चीज को बिल्कुल बस में रहना, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो किताब पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किताबों में बिल्कुल उल्टा सीधा दिया हुआ है, बस में रहना, कहीं पर कुछ दिया है तो कहीं पर क्या दिया है? कुछ दिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए सेंसोरी मोटर पीरियड की बात करें तो इसकी 6 उपचरण होते हैं। यह अवस्था जो होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष अर्थात 24 महीने तक होती है। पहली अवस्था है प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था। ठीक है, पहली अवस्था कौन सी है? प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था आपकी है, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्टिव एक्शन की है, जो जन्म से लेकर कितने वर्ष होती है? जन्म से लेकर 30 दिन की होती है। और देखिए इसीलिए पूछ लिया जाता है कि जो रिफ्लेक्सिव एक्शन होते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया होती है, यह किस अवस्था में होती है? सेंसोरी मोटर पीरियड में होती है। तो यह सारी बातें पूछेगा तो सेंसोरी मोटर क्या होता है? पीरियड में होता है। इसको मिलान करने के लिए आता है कि कौन किस वर्ष होती है, वर्ष जो यह इसका टाइम पीरियड है, इसको मैच कराने के लिए आता है। तो यहां पर देखिए बच्चा सबसे पहले बच्चा कौन सी क्रिया करता है? प्रतिवर्ती क्रिया करता है, अर्थात अपने मां का दूध का क्या करता है? स्तनपान करता है। बच्चा अपने उंगली को क्या करता है? चूसता है। ऐसी क्रियाओं को क्या कहा जाता है? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहा जाता है। चलिए तो यह जन्म से कब तक होती है? 30 वर्ष। ये देखिए जन्म से 30 दिन में यह क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद देखिए प्राथमिक वृत्ति क्रियाओं की अवस्था, प्राथमिक वृत्ति क्रियाओं की अवस्था स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। अब बच्चा क्या करेगा ना, कुछ प्राथमिक चीजें जैसे क्या? पैर हिलाना, ध्यान समझिएगा, हाथ को हिलाना, आंखों को हिलाना ना, प्रकाश के प्रति क्या करना ना, बात ऐसे देखना, अपने माँ को पहचानना, ये सब चीजें करना क्या करेगा? शुरू करेगा। तो इसको बोलते हैं 1 से 4 मंथ की होती है। इसी को बोलते हैं प्राथमिक वृत्ति क्रियाओं की क्या अवस्था। ऐसी क्रियाएं बार बार क्या करेगा। देखिए गौड़ वृत्ति क्रियाओं की अवस्था जो हमारी सेकेंडरी है, अब यह लोगों की आवाज को क्या करेगा? पहचानना शुरू करेगा, लोगों की आवाज को पहचानना शुरू करेगा, खिलौनों को पहचानना शुरू करेगा। तो यह सब चीजें करना, हाथ पैर तेजी से हिलाना शुरू करेगा। तो इसको कहते हैं गौड़ वृत्ति क्रियाओं की अवस्था। और ऐसी क्रियाएं बार बार क्या करेगा? बच्चा करता रहेगा। देखिए गौड़ स्कीमेटा समन्वय की अवस्था, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा 8 से लेकर 12 वर्ष। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि गौड़ स्कीमेटा मतलब इसके अंदर जो भी स्कीमा थोड़ी थोड़ी बनना क्या होगी? शुरू होगी। तो वह दूसरे स्कीमा से क्या करेगा? समन्वय करेगा। अर्थात देखिए छोटे बच्चे होते हैं, अब इस एज में आने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए उनके पास एक खिलौना इधर होगा, एक खिलौना इधर है, एक खिलौना इधर है। ठीक है, कई खिलौना है तो कभी इसको लेगा तो कभी इसको लेगा तो कभी इसको लेगा तो कभी इसको लेगा, या सबको हटा देगा। तो इसी को कहा जाता है, ठीक है, गौड़ स्कीमेटा समन्वय की अवस्था। अर्थात जो इसके अंदर एक इमेज बनती है उसमें वह क्या करता है? समन्वय करता है। अर्थात देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि अब बच्चा थोड़ा थोड़ा अंतर करना क्या कर जाता है? सीख जाता है कि यह पापा की आवाज है, यह बुआ की आवाज है, यह दादी की आवाज है, यह नानी की आवाज है। पास में रहना। तो जब बच्चा 8 से 12 वर्ष के बीच में होता है तो थोड़ा सा आवाज में अंतर समझना क्या करता है? शुरू करता है, अर्थात समन्वय करता है कि कौन आ रहा है। चलिए फिर इसके बाद देखिए तृतीय वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था जो है स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन, देखिए इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? अब जो भी यह क्रियाएं कर रहा है, यह क्रियाएं और ज्यादा क्या हो जाती हैं? स्ट्रांग हो जाती हैं, या और क्या हो जाती हैं? स्ट्रांग हो जाती हैं। ठीक है, और देखिए प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था, अर्थात अब बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व बनना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। उससे खिलौना आप छोड़ेंगे तो वह रोने लगेगा। बस में रहना, खिलौना को अगर कहीं पर रख दे, जैसे अपने
मम्मी की आवाज को सुनते ही उनकी इमेज बनाने लगा, ओ मेरी मम्मी क्या कर रही हैं, आ रही हैं। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। तो यह जो क्रिया होती है, ठीक है, यह आपकी सेंसोरी मोटर पीरियड में होती है। जब भी आपसे पूछा जाए तो इजिली आप लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मेरे समझ से उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग दूसरी अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अवस्था भी बहुत ज्यादा आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों देखिए, हम लोग दूसरी अवस्था की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। कोशिश करते हैं कि एक ही लेक्चर में क्या कर दें, समाप्त कर दें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आप लोग जानते हैं कि ऑफलाइन में जीन पियाजे पढ़ाने में 2 से 3 दिन लग जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन है तो थोड़ा सा कोशिश किया जाए कि एक लेक्चर में क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे महोदय। तो एक बार सेशन को सभी लोग क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सबको, सभी बच्चों को, ठीक है। बिल्कुल बताइए बच्चों को कि महन सर ने जीन पियाजे की वीडियो क्या कर दी है, अपलोड कर दी है। सभी लोग क्या करिए, देख लीजिए जीन पियाजे के। और फिर इसके बाद हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग को पढ़ लेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के बाद हम लोग वाइगोस्की महोदय को पढ़ लेंगे, फिर ब्रूनर को पढ़ लेंगे, और ब्रूनर के बाद फिर हम लोग इरिक इरिक्सन को पढ़ लेंगे। पासवान, तो जितने भी सिद्धांत हैं सभी सिद्धांतों को धीरे धीरे पढ़ना क्या करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे, और डिटेल डिस्कस हम लोग सिद्धांतों पर करेंगे। पूरा कैसे करेंगे बच्चों, डिटेल, फिर आपको जीवन में कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार पढ़िए, कंप्लीट पढ़िए। चलिए अब आइए देखिए, हम लोग थोड़ा सा इसके आगे समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अब हमारी दूसरी अवस्था कौन सी, दूसरा चरण इनका है प्री ऑपरेशनल पीरियड। प्री ऑपरेशनल पीरियड की देखिए हम लोग बात करें कि जो आपका प्री ऑपरेशनल पीरियड है, अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए इसी अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं, पूर्व बाल्या अवस्था कहते हैं। इसी को देखिए जीन पियाजे टॉय एज के नाम से भी बताते हैं, टॉय एज, खिलौनों की अवस्था। खिलौनों की अवस्था, ठीक है। इसी को देखिए जीन पियाजे अतार्किक अवस्था कहते हैं, अतार्किक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अतार्किक अवस्था, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम लोग बात करें तो यह आपका 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है। 2 से लेकर क्या होती है, 7 वर्ष होती है। देखिए इसी अवस्था को जीन पियाजे के द्वारा भाषा सीखने का सबसे संवेदनशील काल कहा जाता है। इसी अवस्था को देखिए भाषा सीखने का सबसे संवेदनशील काल कहते हैं, सबसे संवेदनशील काल कहा जाता है। तो भाषा सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां बच्चों के लिए, ठीक है। तो हम लोग भाषा पर भी डिटेल डिस्कस करते हैं कि भाषा पर कौन कौन सी बात करते हैं, ठीक है। तो भाषा सीखने का इसको संवेदनशील क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। सबसे किसको, अर्ली चाइल्डहुड अर्थात पूर्व बाल्यावस्था, प्री ऑपरेशनल पीरियड। देखिए इसकी 2 उप अवस्थाएं हैं, इसकी 2 क्या हैं आपकी, उपचरण हैं। 2 उपचरण भी इसके क्या कर लिए जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उस पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी कौन सी 2 उपचरण हैं। उस पर भी बच्चों हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी 2 उपचरण कौन है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इनके 2 उपचरण की बात करें, पहले 2 उपचरण की भी बात कर लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग, ठीक है, इसमें जितने भी शब्द आते हैं उसको क्या करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले आइए इसके 2 उपचरण को क्या करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। बिल्कुल देखिए पहला आपका है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था। पहली है देखिए प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं, प्राक है तो प्री हो जाएगा, प्री कॉन्सेप्चुअल, प्री कॉन्सेप्चुअल हम पीरियड कह सकते हैं। यह देखिए जो आपका होता है 2 से 4 वर्ष,
2 से क्या होता है 4 वर्ष। अर्थात बच्चों के जो कॉन्सेप्चुअल मतलब जो हमारा संप्रत्यय बनना है उससे पहले की अवस्था को क्या बोला जाता है, प्री कॉन्सेप्चुअल, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। वो किसके अंतर्गत आएगी, प्री ऑपरेशनल पीरियड के अंतर्गत आएगी। और दूसरा है देखिए अंतरदर्शी अवस्था। तो देखिए दूसरी की बात अगर हम लोग कर लें, जो इनका दूसरी है वह आपकी अंतरदर्शी अवस्था है। देखिए इंटेंटिव पीरियड है आपका। और यह देखिए जो बच्चों होता है, इसकी बात करें तो यह 4 से कितना वर्ष है आपका, 7 वर्ष है। तो इसको देखिए 2 भागों में यह क्या कर रखें, बांट रखें। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था जो प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड होता है, ये 2 से 4 होता है। और देखिए अंतरदर्शी अवस्था जो होती है, अर्थात देखिए यहाँ पर बच्चा 2 से 4 वर्ष में बच्चा किसी भी प्रकार का तर्क वर्क नहीं कर पाता, अर्थात उसके अंदर किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बच्चे के अंदर चीज़ों के प्रति कॉन्सेप्ट बनाना क्या करता है, शुरू कर देता है। अर्थात जोड़ घटाना, गुणा भाग इत्यादि प्रत्यक्ष रूप से सीखना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो उसी को कहा जाता है इंटेंटिव पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी देखिए बच्चों क्या कर लेता है, पूछ लेता है, अंतरदर्शी अवस्था। अब चलिए, अब हम लोग के कुछ शब्द हैं जिनके बारे में बार बार आपके एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछे जाते हैं कि इस अवस्थाओं में कौन कौन से शब्द हैं, और उन्हीं शब्दों को हमको समझना है। शब्दों से ही क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए देखिए समझने का प्रयास करते हैं। ये तो देखिए फैक्ट की बात हो गई, और कुछ कॉन्सेप्चुअल जो शब्द हैं उन शब्दों को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। चलिए आइए देखिए शब्दों को समझते हैं कि ये जो शब्द हैं वह कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई शब्द यहां पर आए पूछा जाता है, वह आपका पूछा जाता है ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म, या इसी को देखिए आत्म केंद्रित, या कभी कभी इसी को अहम केंद्रित भी लिख देता है, अहम केंद्रित। तो ये देखिए, या बच्चों आत्म केंद्रित भी होता है और आपका क्या होता है, अहम केंद्रित। 1 मिनट बच्चों। तो देखिए, तो यह आपका आत्म केंद्रित होता है। क्या होता है, आत्म केंद्रित, अहम केंद्रित, या इसका मतलब समझने का प्रयास करिए। देखिए बच्चा जो होता है यहां पर बिल्कुल क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है। बच्चा यहां पर जो होता है वह क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है। और आत्म केंद्रित का मतलब समझने का आप लोग क्या करिए, प्रयास करिए कि आत्म केंद्रित किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, अब छोटा बच्चा क्या करता है, अपनी आंखें क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। ठीक है, तो वह सोचता है कि हम आपको नहीं देख रहे हैं तो आप भी हमको नहीं देख रहे हैं, डोडो पक्षी की तरह। तो उसको देखिए क्या कहते हैं, आत्म केंद्रित कहते हैं। ठीक है, बच्चा मतलब सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता है, वो दूसरे की बात क्या करता है, नहीं सुनता है। इसी को देखिए क्या बोलते हैं, अहम केंद्रित बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अहम केंद्रित बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए और आगे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो यह तो आपका हो गया ईगोसेंट्रिज्म। जब भी ईगोसेंट्रिज्म पूछे किस अवस्था में होता है, प्री ऑपरेशनल पीरियड में। एक देखिए आपका होता है एनिमिज्म। एनिमिज्म, ठीक है, तो एनिमिज्म देखिए सजीववाद, सजीववाद, या इसी को देखिए जीववाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीववाद बोलते हैं। इसको समझिए, इसका मतलब क्या है, अर्थात जो बच्चा होता है वह सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। अर्थात सभी वस्तु को, चाहे सजीव हो, चाहे क्या हो, सजीव हो, या देखिए आपकी निर्जीव हो, या आपकी क्या हो, निर्जीव हो, दोनों को सजीव समझता है। दोनों को क्या समझता है, सजीव समझता है। तो इसी को देखिए बच्चों सजीव या जीववाद के नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। बस में रहना, तो इसी को एनिमिज्म कहा जाता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे बच्चा छोटा है, अगर वह टॉय लेकर के आता है, वह टैडी लेकर के आता है, अपने खाना खाता है तो टैडी को भी खाना खिलाने की कोशिश करता है। अगर अपना बाल कंघी करता है तो उसका भी बाल कंघी करता है। बस में, अगर एक छोटा बच्चा है वह मान लीजिए टेबल से नीचे गिर गया और रोने लगता है, और हम लोग आकर के टेबल को क्या कर देते हैं, थपथपा देते हैं। ठीक है, तो बच्चा हंसने लगता है कि टेबल पिट गया। उसको क्या पता कि पापा के हाथ या मम्मी के हाथ में ही क्या लग गई, चोट लग गई। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, एनिज्मवाद। तो जो यह सजीववाद है आपका, यह प्री ऑपरेशनल पीरियड में पाया जाता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी, अब इस इरिवर्सिबिलिटी को समझने का प्रयास करिए। अपलटावी गुण, अपलटावी गुण क्या होता है, अर्थात देखिए जो बच्चा होता है, बच्चे के अंदर तर्क करने की क्षमता नहीं होती है। बस में रहना, जैसे आप बच्चों से कहिए, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप बच्चों से कहिए, आपके पास मान लीजिए कि 1 लीटर दूध है, आपके अंदर क्या है, 1 लीटर मिल्क है, ठीक है, यह देखिए इस डब्बे में रखा हुआ है
1 लीटर मिल्क, ठीक है। और एक देखिए इस डब्बे में भी रखा हुआ है क्या, 1 लीटर मिल्क। और बच्चे से पूछे इसमें भी 1 लीटर दूध है, इसमें भी, लेकिन ये छोटे डब्बे में है और ये मान लीजिए 5 लीटर के डब्बे में है। तो बच्चे से पूछे किसमें ज्यादा दूध है, तो बच्चा ये बड़ा वाले को देख करके बोलेगा इसमें ज्यादा क्या है, दूध है। बस में रहना। यदि आप देखिए अब बच्चे के अंदर पलटने की क्षमता नहीं है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें भी 1 लीटर है तो इसमें भी दूध क्या है, 1 लीटर है, नहीं, ये बड़ा को समझ के समझ। देखिए जब हम लोग छोटे थे तो पैक में बिस्किट खाने के लिए झगड़ा करते थे, पैक में मिठाई खाने के लिए क्या करते थे, झगड़ा करते थे। हम लोग को लगता था कि अगर पैकेट में बिस्किट मिलेगा तो उसमें ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग का पेरेंट्स क्या करते थे कि बिस्किट को निकाल लेते थे और पैकेट में एक ही बिस्किट देते, फिर भी हम लोग खुश हो जाते थे, लगता था पैकेट में मिल रहा है तो वह क्या है, ज्यादा है। इसी को देखिए अपलटावी गुण कहते हैं। और समझने का प्रयास करिए, जैसे किसी बच्चे को आप बता दीजिए कि 2 + 3 = 5 होता है, तो उससे जब भी आप पूछेंगे कि 2 और +3 = व्हाट, तो वह 5 बता देगा। लेकिन इसी को उल्टा कर दीजिए कि 3 + 2 = व्हाट, तो बच्चा बता नहीं पाएगा। अब कंफ्यूज हो गया, आप उलट दिए तो कंफ्यूज हो गया। अर्थात इरिवर्सिबिलिटी का गुण होता है, अपलटावी गुण होता है, बच्चे के अंदर पलटने का गुण नहीं होता। और यहीं से उठा करके हर बार प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न बनाएगा कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है जिसको बताया गया कि भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। जब उससे पूछा जाता है कि भारत की राजधानी कहाँ है तो नई दिल्ली बता लेता है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि नई दिल्ली क्या है तब उत्तर नहीं दे पाता है। तो वह जीन पियाजे के अनुसार वह बच्चा किस अवस्था में होता, प्री ऑपरेशन पीरियड में, अर्थात उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी का गुण अभी है। बस में रहना, अपलटावी गुण उसके अंदर अभी विद्यमान है, तो पूछा जाता है। चलिए यह अपलटावी गुण हो गया। अब फिर इसके अब आगे थोड़ा सा बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए इसी अवस्था को भाषा सीखने का सबसे क्या बोलते हैं, संवेदनशील काल बोलते हैं। इसी अवस्था को देखिए बच्चों भाषा सीखने का सबसे संवेदनशील काल कहते हैं। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस अवस्था को भाषा सीखने का सबसे संवेदनशील काल कहते हैं, तो आप सीधे कहेंगे प्री ऑपरेशनल पीरियड, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्या अवस्था। चलिए देखिए इसी अवस्था को भाषा सीखने का, ठीक है, संवेदनशील काल कहते हैं। तो देखिए जो आपकी अवस्था है इसको भाषा सीखने का सबसे संवेदनशील काल कहते हैं। सबसे संवेदनशील क्या कहते हैं बच्चों, काल कहते हैं। भाषा सीखने का सबसे संवेदनशील आपका क्या है, काल है, ठीक है। अब देखिए भाषा को लेकर के बात करें तो भाषा को लेकर के, तो लैंग्वेज को अगर हम लोग बात करें, लैंग्वेज, तो जीन पियाजे यहां पर देखिए 2 तरह के लैंग्वेज की बात करते हैं। एक ईगो सेंट्रिक लैंग्वेज की बात करते हैं, ईगो सेंट्रिक लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है। और एक बात देखिए क्या करते हैं, सोशल लैंग्वेज की बात करते हैं, सोशल लैंग्वेज के। और यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए एक तो ईगो सेंट्रिक लैंग्वेज की बात करते हैं और एक सोशल लैंग्वेज की बात करते हैं। एक अहम केंद्रित भाषा की बात करते हैं, अहम केंद्रित भाषा की बात करते हैं। और दूसरा देखिए आपकी सामाजिक भाषा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सामाजिक भाषा की बात करते हैं। अहम केंद्रित भाषा का मतलब क्या होता है, देखिए जब बच्चा शैशवा अवस्था में होता है, किस अवस्था में, शैशवा अवस्था में होता है, तो उसका जो भाषा होती है वह अहम केंद्रित होती है, अर्थात वह अपने आगे किसी दूसरे के भाषा को स्थान नहीं देता। लेकिन जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था में आ जाता है, कहां पर आ जाता है, बाल्या अवस्था में आ जाता है, ठीक है, चाइल्डहुड में आ जाता है, तो वह दूसरे के भाषा को भी अपने भाषा में क्या देने लगता है, स्थान देने लगता है। अर्थात बच्चा आत्म केंद्रित से, अहम केंद्रित से धीरे धीरे किसकी तरफ मूव कर जाता है, सामाजिक भाषा की तरफ मूव कर जाता है। अर्थात दूसरे के विचारों को भी क्या देने लगता है, इंपॉर्टेंट देने लगता है। तो जब भी पूछा जाए आपके, तो जब बच्चा शैशवा अवस्था में होता है तो वह अहम केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज उसके अंदर होता है। लेकिन जैसे ही वह बाल्यावस्था में आ जाता है तो उसके अंदर कौन आ जाता है, ठीक है, सामाजिक भाषा आ जाती है। तो पहले, सबसे पहले देखिए, पहले ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज की बात करते हैं, फिर इसके बाद देखिए किसकी बात करते हैं, सोशल लैंग्वेज की बात करते हैं। यह कौन करता है, भाषा के लिए। और देखिए भाषा के लिए और क्या बात करते हैं जीन पियाजे, भाषा बिल्कुल समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग भाषा के बारे में क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भाषा के लिए कुछ वैज्ञानिक हैं, जैसे हम लोग देखिए भाषा की बात करें, भाषा लैंग्वेज की बात करें, तो देखिए एक तो जीन पियाजे हैं, एक आपके कौन है,
जीन पियाजे है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक लेव वाइगोस्की है, लेव वाइगोस्की है, लेव वाइगोस्की। और उसके बाद देखिए बच्चों एक आपके नॉम चोमस्की है, चोमस्की। और एक देखिए आपके बीएफ स्किनर है, बीएफ स्किनर, ठीक है। सभी लोग भाषा पर बात करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये लोग भाषा में क्या बात करते हैं। देखिए जीन पियाजे क्या कहते हैं कि पहले बच्चा थिंकिंग करता है, पहले देखिए कहते हैं कि पहले बच्चा चिंतन करता है, चिंतन करता है तथा बाद में अपनी भाषा का विकास करता है, अपनी भाषा का विकास करता है। यह कौन बात कहता है? यह बात कहते हैं जीन पियाजे। चलिए इसी का उल्टा ठीक वाइगोस्की महोदय क्या कहते हैं कि पहले जो बच्चा होता है वह अपना विकास करता है। वह क्या करता है? अपना विकास करता है, वह अपना विकास करता है तथा बाद में भाषा बोलता है, तथा बाद में भाषा सीखता है। चलिए अब इसके बाद नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि जो भाषा होती है वह अर्जन की क्रिया होती है। यह क्या कहते हैं? यह कहते हैं कि जो भाषा है, भाषा जो है यह अर्जन की क्या है? भाषा अर्जन की क्रिया है। भाषा जो होती है कहते हैं जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है। बच्चा मतलब जन्म से ही क्या करता है? भाषा सीखता है। अर्थात ये कहते हैं कि जो बच्चा होता है वह एक्वेजिशन डिवाइस ऑफ लैंग्वेज होता है। क्या होता है? डिवाइस ऑफ लैंग्वेज होता है। अर्थात बच्चा जो होता है जन्म से ही भाषा क्या करता है? बोलता है। स्किनर कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है या बच्चा होता है, बच्चा उद्दीपक के द्वारा, किसके द्वारा? देखिए उद्दीपक के द्वारा भाषा क्या करता है? सीखता है, भाषा सीखता है। तो यह देखिए बात कौन करता है? स्किनर बात करते हैं कि जो बच्चा होता है उद्दीपक के द्वारा भाषा क्या करता है? सीखता है। तो यह देखिए भाषा से कुछ चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जीन पियाजे कहता है कि पहले बच्चा चिंतन करता है फिर भाषा का अपना विकास करता है। वाइगोस्की देखिए क्या कहता है? पहले बच्चा अपना विकास करता है फिर उसके बाद समाज के माध्यम से अपने भाषा को क्या करता है? सीखता है। चोम्स्की कहते हैं कि भाषा अर्जन की क्या है? क्रिया है। अर्थात बच्चा जन्मजात ही भाषा सीखने की क्या होती है? उसके अंदर योग्यता होती है। इसीलिए बच्चे को बोलते हैं एक्विजिशन डिवाइस ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं। और बीएफ स्किनर कहता है कि भाषा सीखने के लिए किसी न किसी उद्दीपक की क्या होती है? जरूरत होती है। और जैसा हमको उद्दीपक मिलता है वैसे हमारे भाषा का क्या होता है? विकास होता है। तो ये देखिए भाषा की बात हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दो अवस्था पढ़ लिए, तो अब हम लोग तीसरी अवस्था की तरफ मूव करते हैं और तीसरी अवस्था की क्या करते हैं? बात करते हैं। तो आइए देखिए हम लोग समझते हैं तीसरी अवस्था को। तो चलिए देखिए तीसरी अवस्था को समझा जाए। चलिए देखिए अगर हम लोग तीसरी चरण की बात करें तो वह हमारी देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड है। कौन सा है बच्चों? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड है आपका, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड। इसका मतलब देखिए क्या होता है? मूर्त, प्रत्यक्ष, ठीक है, मूर्त है, प्रत्यक्ष है, स्थूल है, ठोस, संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। चलिए देखिए इस अवस्था में क्या क्या होता है। यह अवस्था एकदम इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था की बात करें बच्चों तो यह 7 से लेकर कितने वर्ष होती है? 11 वर्ष होती है। इसी अवस्था को देखिए उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, उत्तर बाल्या अवस्था कहते हैं। ठीक है, उत्तर बाल्या अवस्था कहते हैं। इसी को गैंग एज के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। उत्तर बाल्या अवस्था है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस अवस्था के बारे में बात करें तो यहां पर देखिए क्या क्या बदलाव आता है। यहां पर बहुत कुछ बदलाव आ जाता है। यहां पर देखिए जो आपका एनिमिज्म था, सजीववाद, देखिए सजीववाद का गुण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यहां सजीववाद का गुण समाप्त हो जाता है। इससे पहले बच्चा जो इरिवर्सिबिलिटी थी, इरिवर्स जो आपकी बिलिटी थी, इरिवर्सिबिलिटी समाप्त होकर के रिवर्सिबल हो जाता है। बच्चा क्या हो जाता है? रिवर्सिबल हो जाता है।
अर्थात बच्चा क्या है, ठीक है, वह बता लेगा, अंतर करना क्या कर लेता, शुरू कर देता, तर्क करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। अर्थात बच्चा यहां पर पलटावी गुण हो जाता है, बच्चे के अंदर पलटावी गुण पाया जाता है। अब बच्चा बिल्कुल पलटावी गुण में आ जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। यह तो दो बात हो गई। यहीं पर बच्चे के अंदर देखिए सिंपल क्लासिफिकेशन पाया जाता है, सिंपल क्लासिफिकेशन। अब यहां पर बच्चा देखिए साधारण वर्गीकरण करने लगेगा, साधारण वर्गीकरण, जोड़ घटाना, गुणा भाग, एरिया वॉल्यूम, सब चीजें क्या करने लगेगा, ज्ञात करने लगेगा। अर्थात छोटा बड़ा, लंबा चौड़ा, ऊंचाई ना, एरिया वॉल्यूम, क्षेत्रफल, आयतन ना, ये सारी चीजें बच्चा करने लगेगा, लेकिन मूर्त करेगा। कैसा करेगा, मूर्त करेगा, अर्थात अमूर्त नहीं करेगा। तो देखिए अब यहीं पर एक चीज है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, संरक्षणवाद देखिए आ जाएगा बच्चे के अंदर, संरक्षण। अब संरक्षण का मतलब समझने का प्रयास करिए। अर्थात संरक्षण का गुण क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। बार बार पूछा जाता है बच्चे के अंदर। जैसे संरक्षण का गुण क्या है कि इससे पहले जब बच्चा था तो यह नहीं समझ पाता था। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि यह 1 लीटर आपका क्या है, यह 1 लीटर आपका दूध है। ध्यान समझिए, मैं कहूं कि यह 1 लीटर आपका क्या है, दूध है। ठीक है, अब इस 1 लीटर के दूध को चाहे आप इतने बड़े पात्र में रखें, चाहे आप 10 लीटर के पात्र में रखें, चाहे 20 लीटर के पात्र में रखें, चाहे 50 लीटर के पात्र में रखें, किसी भी पात्र में अगर आप रखते हैं 10 लीटर, 20 लीटर या 50 लीटर, बस समझ रहे हैं, तो यह 1 लीटर दूध हमेशा क्या रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। अर्थात कोई भी जो वस्तु है उसका भौतिक गुणधर्म कभी बदलेगा नहीं। वो उसका आकार बदल सकता है लेकिन उसका भौतिक गुणधर्म बदलेगा नहीं। मान लीजिए कि जैसे एक मीटर का तार है, अब इस तार को हम कितना भी टुकड़ों में कट कर देंगे, लेकिन जो इसकी एक्चुअल जो होगी यूनिट वह 1 मीटर ही होगी। वह क्या होगी, 1 मीटर ही होगी। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, संरक्षणवाद। इसी चीज को क्या कहते हैं, संरक्षणवाद, जो आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए, तो यह देखिए, इसी अवस्था को चिंतन का प्रारंभिक काल कहते हैं। इसी अवस्था को देखिए क्या कहते हैं, चिंतन का प्रारंभिक काल, चिंतन का प्रारंभिक काल कहते हैं। तो इसी अवस्था को देखिए बच्चों, चिंतन का प्रारंभिक काल के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, कॉन्क्रीट। यहां पर बच्चा कोई भी चिंतन करेगा तो वह मूर्त करता है। कैसा करता है, मूर्त करता है। अब चलिए देखिए आपकी लास्ट अवस्था है, उस अवस्था के बारे में भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। और हमारी अंतिम अवस्था, अर्थात देखिए जो जीन पियाजे के सिद्धांत की अंतिम अवस्था है, उसके बारे में भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए चौथी अवस्था के बारे में बात कर लें, फोर्थ। तो देखिए आपकी जो फोर्थ है, इस अवस्था को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। फॉर्मल ऑपरेशनल क्या बोला जाता है, पीरियड। अर्थात देखिए औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। देखिए बच्चों, इस अवस्था की बात करें तो यहां पर बच्चा जो आ जाएगा तो उस पूर्ण रूप से उसके मेंटल का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। बच्चा देखिए क्या करेगा, अमूर्त चिंतन करने लगा। किसी भी चीज का अमूर्त संपत्ति क्या कर सकता है, बना सकता है। अर्थात को सभी एक्टिविटीज को क्या करने लगेगा। इस अवस्था को देखिए किशोरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, इस अवस्था को देखिए किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है, किशोरा अवस्था के नाम से जानते हैं, एडोलेसेंस की। यह अवस्था देखिए आपकी 11 वर्ष से ज्यादा या कभी कभी 11 से 15 वर्ष भी दे देता है। चलिए अब यहां पर देखिए क्या क्या होता है। यहीं पर बच्चा देखिए आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, अर्थात अमूर्त चिंतन करता है। क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, अमूर्त चिंतन करता है। यहीं पर बच्चा देखिए निगनात्मक चिंतन करता है। बार बार सबसे ज्यादा पूछे जाना प्रश्न है, निगनात्मक क्या करता है, चिंतन करता है। ठीक है, डिडक्टिव थिंकिंग करता है या डिडक्टिव रीजनिंग करता है। यहीं पर बच्चा देखिए आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है,
अर्थात देखिए अपसारी चिंतन करता है। कौन सा चिंतन? अपसारी चिंतन करता है। यहीं पर बच्चा देखिए हाइपोथेटिकल थिंकिंग करता है। कौन सी थिंकिंग? हाइपोथेटिकल थिंकिंग करता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग मतलब देखिए परिकल्पनात्मक चिंतन। उसके मन में अनेक तरह के क्या आते हैं? विचार आते हैं। तो यह आपकी देखिए क्या होगी? तीसरी अवस्था होगी बच्चों। जैसे पूछा जाए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, निगनात्मक चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, सारी अवस्था किसमें होगी? चौथी अवस्था में। अर्थात यह अमूर्त चिंतन की क्या होती है? अवस्था होती है। बच्चा अमूर्त चिंतन करना क्या करता है? शुरू करता है। तो मेरे समझ से यहां तक बिल्कुल आप लोगों का क्या हो गया? क्लियर हो गया। और एक चीज देखिए क्या पूछा जाता है कि जो इनका सिद्धांत है, इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या इंपॉर्टेंस है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो देखिए इस सिद्धांत की अगर हम लोग शिक्षा में एप्लीकेशन की बात करें बच्चों, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए यह कहते हैं कि बच्चा क्या करता है? खोज करके सीखता है। बच्चा पर्यावरण का सक्रिय क्या होता है? अन्वेषक होता है, खोजकर्ता होता है। तो बच्चों को पढ़ाते समय हमेशा एक टीचर को, ठीक है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि जहां पर बच्चे को खोज करने का क्या मिले? मौका मिले। और जहां पर बच्चा खोज करने का मौका मिलेगा, बच्चा को खुद करने का मौका मिलेगा, बच्चा को अपने आप अनुकूलन करने का मौका मिलेगा, तो वहां पर बच्चे का ओवरऑल क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। बच्चे का वहां पर संज्ञान का क्या होगा? विकास होगा। बस और उसकी चिंतन शक्ति क्या होगी? बढ़ेगी। उसकी स्मरण शक्ति क्या होगी? बढ़ेगी। बस है ना। तो इसीलिए हमेशा बच्चे को जब भी पढ़ाना है तो बच्चे को पढ़ाते समय आप बच्चे को हर समय खोज करने का मौका दे। बस है ना। अर्थात जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होता है, इस अप्रोच के साथ बच्चों को क्या करिए? आप पढ़ाइए। ठीक है। और बार बार जीन पियाजे से इसीलिए हमेशा एक क्वेश्चन क्या किया जाता है? पुटअप किया जाता है। तो इस तरह से देखिए आपका जीन पियाजे का सिद्धांत क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो आइए 2 मिनट में आपका रिवीजन करा देते हैं। मैंने कहा कि जो जीन पियाजे का सिद्धांत है, इनके सिद्धांत का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है। इनको संज्ञानात्मक विकास का पिता कहा जाता है। मैंने कहा कि ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने अपने बच्चों पर ही क्या किया था? अध्ययन किया था। यह अल्फ्रेड बिने के साथ काम कर रहे थे बुद्धि पर। उसी समय यह बच्चों से कुछ ना गलत अवधारणात्मक आंसर आता है और यहीं से यह संज्ञान पर क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं और अपने ही बच्चों का अवलोकन करके इस सिद्धांत को क्या करते हैं? देते हैं। ठीक है। यह कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वह अपने ज्ञान का निर्माण क्या करते हैं? स्वयं करते हैं। अर्थात पर्यावरण के सक्रिय खोजकर्ता होते हैं। इसीलिए इन्होंने छोटे बच्चों को नन्हे मुन्ने वैज्ञानिक का नाम दिया। ठीक है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में एक अनुकूलन का सिद्धांत दिया। जो अनुकूलन होता है वह आत्मसात्मीकरण और, ठीक है, समायोजन के माध्यम से अनुकूलन की प्रक्रिया पूरी होती है और एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच संतुलन आपका क्या करता है? काम करता है। तो यह भी देखिए इन्होंने बात किया। फिर इन्होंने अपने सिद्धांत में टोटल 4 अवस्था बताई। पहली अवस्था प्री ऑपरेशनल पीरियड, दूसरी अवस्था पहली अवस्था सेंसोरी मोटर पीरियड, दूसरी अवस्था प्री ऑपरेशनल पीरियड, तीसरी अवस्था आपकी है फॉर्मल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड, चौथी अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। पहली अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष होती है, दूसरी 2 से 7 वर्ष, तीसरी 7 से 11 वर्ष, चौथी 11 से 15 वर्ष होती है। पहली अवस्था को शैशवावस्था, दूसरी अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था, तीसरी अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था और चौथी अवस्था को, ठीक है, किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल क्या कर लिए? अध्ययन कर लिए। ठीक है बच्चों। तो यहीं पर हम लोग अपना, ठीक है, लेक्चर ऑफ करते हैं। फिर अगले सेशन में हम लोग जितना भी इससे क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको कल के क्लास में आपको जितने भी जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को क्या कर दूंगा? करा दूंगा। तो बिल्कुल आपका लेक्चर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। ठीक है। अपना प्यार ऐसे ही आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शांतिपुर पर बनाए रखिए। वीडियो को एक बार शेयर कर लीजिए। जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।